अराजकता अब पुतिन के बटुए तक पहुंच गई है और अब हंगरी के लोग उसके खोए हुए पैसे के स्रोत के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। एक बड़े यूरोपीय अदालत के फैसले ने यह घोषित किया है कि रूसी ऊर्जा अवसंरचना को नुकसान पहुंचाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह आत्मरक्षा का एक कार्य है। इस कानूनी धमाके का मतलब है कि ड्रोजबा पाइपलाइन, जो यूरोप में रूस की आखिरी बड़ी तेल धमनी है, अब एक वैध निशाना बन गई है। इसी वजह से पुतिन के यूरोप में सबसे करीबी सहयोगी विक्टर ऑर्बन चिल्ला रहे हैं कि यह एक आतंकवादी खतरा है। लेकिन यही तो हंगरी के प्रदर्शनकारी चाहते हैं। कुछ दिन पहले लाखों नागरिक बुडापेस्ट की सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे, रूसी वापस जाओ। इसी वजह से ओरबान सार्वजनिक रूप से घबरा गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पार्टी यूरोप का विरोध करने और रूस का समर्थन करने पर बनाई थी। अब लगता है कि हंगरी की जनता विश्वासघात के कारण उन्हें बाहर करना चाहती है। रूस समर्थक माने जाने वाले ओरबान ने अपने भाषण में यूरोपीय संघ की कड़ी आलोचना की। ब्रसेल्स ने युद्ध करने का फैसला किया। युद्ध समर्थक देशों ने पहले ही युद्ध गठबंधन बना लिया है। स्वाभाविक शालीनता सहित वे इसे इच्छुकों का गठबंधन कहते हैं। वे दूसरों को मरने भेजने को तैयार हैं, नहीं चाहते दूसरों को मरने के लिए मजबूर करते हैं। अक्सर ब्लॉक के खिलाफ जाते हैं। विक्टर ऑर्बन नियमित रूप से हंगरी के वीटो का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में प्रवेश की अनुमति देने वाली वार्ताओं को रोका जा सके। साथ ही कीव को हथियारों की आपूर्ति या मास्को पर प्रतिबंध लगाने का भी विरोध करते हैं और रूसी गैस खरीदना भी नहीं रोकते। अब जो आपने सुना वह भयानक था, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं था। कई बार ऑर्बन ने रूस के आक्रमण के लिए व्लादिमीर पुतिन की बजाय यूक्रेन को दोषी ठहराया है। इस पर यूरोपीय संघ ने कहा कि वह 1956 के सोवियत आक्रमण के लिए हंगेरियनों को ही दोषी मानेगा। यह हमें बिल्कुल उसी रैली की ओर ले जाता है जो कुछ दिन पहले 23 अक्टूबर को हुई थी। देखिए, वह रैली 1956 में हंगरी में हुई लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों की याद में आयोजित की गई थी। उस समय हंगरी के लोगों ने सोवियत दमन के एक दशक के खिलाफ अचानक पूरे देश में विद्रोह कर दिया था। यह इतनी बड़ी बात थी कि एक पल के लिए पश्चिमी देश भी मानने लगे थे कि आयरन कर्टन को तोड़ा जा सकता है। विद्रोह बुडापेस्ट में शुरू हुआ, जहां लाखों छात्र और नागरिक मार्च कर रहे थे। उनकी मांगें बहुत साधारण थीं। वे राजनीतिक स्वतंत्रता, कम्युनिस्ट शासन का अंत और सोवियत सैनिकों की वापसी चाहते थे। धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन और बड़ा होता गया। यह इतना विशाल हो गया कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ मांगों के आगे झुकना पड़ा। विरोध प्रदर्शन के कारण उन्होंने विरोध के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया। इमिरी नागी एक सुधारक के रूप में जाने जाते थे और वास्तव में 1 साल पहले ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हें बहुत उदार होने के कारण अपने पद से हटा दिया गया था। यही वजह थी कि लोग उन्हें वापस चाहते थे, और जैसे ही वह फिर से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गुप्त पुलिस को समाप्त करने की घोषणा की, स्वतंत्र चुनाव, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने हंगरी को एक तटस्थ राज्य घोषित किया और उन्होंने सोवियत नेतृत्व वाले वार्सा संधि से बाहर निकलने की घोषणा की। क्रेमलिन के लिए यह एक बड़ा खतरा था, इसलिए सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने हंगरी के वार्सा संधि छोड़ने के प्रयास को असहनीय कमजोरी माना। इसी वजह से 4 नवंबर 1956 को सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण शुरू कर दिया। 20,000 से अधिक सोवियत सैनिक और हजारों टैंक देश में घुसाए और बुडापेस्ट शहर को घेर लिया। भीषण और वीरतापूर्ण गली गली के प्रतिरोध के बावजूद हंगरी के स्वतंत्रता सेनानी हथियारों में पिछड़ गए थे। विद्रोह को कुचल दिया गया और इस दमन में लगभग 3,000 हंगेरियन मारे गए। सोवियतों ने एक नई कठपुतली सरकार स्थापित की और प्रधानमंत्री नागी को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। संदेश कठोर और स्पष्ट था। सोवियत ब्लॉक के भीतर स्वतंत्रता का कोई स्वीकार्य रास्ता नहीं था। इसके बाद 20,000 हंगेरियनों को देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने कुछ दिनों की उम्मीद के लिए भारी कीमत चुकाई, लेकिन अब देखिए, 1956 की याद ही वजह है कि आज रूसी वापस जाओ की आवाजें हंगरी में इतनी जोरदार गूंजती हैं, और यही वजह है कि विक्टर ऑर्बान के लिए ये नारे एक संकेत हैं कि उनका शासन कमजोर पड़ रहा है। इस राजनीतिक विपक्ष के नेता पीटर माजियार हैं, जो एक पूर्व सरकारी अधिकारी और वकील हैं।
जिन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी से नाता तोड़ लिया। माझियार का उदय शानदार रहा है। वह लगभग एक ही रात में एक राजनीतिक ताकत बन गए। वह जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वे भ्रष्टाचार, ठहरी हुई अर्थव्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यूक्रेन पर यूरोपीय संघ की नीति का ओरबान द्वारा लगातार विरोध किए जाने को लेकर फैले गुस्से से प्रेरित हैं। ओरबान शांति के नाम पर मार्च कर रहे हैं और यूक्रेन के लिए मरने का विरोध कर रहे हैं। मगवायर की भीड़ ओरबान की नीति की तुलना उसी सोवियत तानाशाही से करती है जिसके खिलाफ उनके देश ने 1956 में विद्रोह किया था। बस कुछ दिन पहले रैली में दिए गए उनके भाषण को सुनिए। Magyarok, akik a hazáért हंगेरियन जिन्होंने अपने देश और आजादी के लिए अपनी जान दी, हम जो आज के दिन यहाँ हीरोज स्क्वायर में इकट्ठा हुए हैं, हमें किस्मत मिली कि हम इसके योग्य उत्तराधिकारी हैं। अब हमारी किस्मत है 1956 के नायकों के उत्तराधिकारी बनने के लिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक साथ खड़े हों, एक दूसरे पर निर्भर रहें और इस देश को फिर से एकजुट करें। इस राष्ट्र को फिर से एक करें। लेकिन देखिए, ओरबान के लिए बुरी खबर यहीं खत्म नहीं होती। रूसी आक्रमण के बाद हंगरी यूरोप के उन कुछ देशों में है जिसने रूसी तेल खरीदना बंद करने से इनकार किया। असल में हंगरी ने पिछले 3 सालों में पुतिन को अरबों डॉलर दिए हैं, जिनका इस्तेमाल पुतिन ने यूक्रेनी नागरिकों को मारने के लिए किया है। ओरबान से जब भी यह पूछा जाता है, उनका जवाब हमेशा एक ही होता है। हंगरी भौगोलिक रूप से लैंडलॉक्ड है, इसलिए उसके पास रूस के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। सुनिए, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से तेल खरीद रोकने और कहा कि आप अमेरिका से ज्यादा रूस का साथ दे रहे हैं। इस पर आपका जवाब क्या है? मैं भूगोल नहीं बदल सकता। मैं एक मजबूत आदमी बनने की कोशिश करता हूं। मैं नीति बदल सकता हूं, लेकिन भूगोल नहीं बदल सकता। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है, तो हमारे पास सिर्फ पाइपलाइनें हैं, इसलिए हमें तेल रूसियों से ही खरीदना पड़ता है। अब ओरबान की अस्वीकृति ही वजह है कि ये नए ट्रंप प्रतिबंध हंगरी की अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा झटका है, जो पहले से ही संघर्ष कर रही है। प्रतिबंधों की वजह से अब हंगरी खुद भी प्रतिबंधों का सामना करने के खतरे में है अगर वह ओरबान को पसंद आने वाला वह मीठा मीठा रूसी तेल खरीदना जारी रखता है। इसी वजह से ओरबान सच में वॉशिंगटन की ओर जा रहे हैं। जैसा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राष्ट्रपति ट्रंप से छूट दिलाने की कोशिश। लेकिन वह हंगेरियन बहाना जो ओरबान इस्तेमाल कर रहे हैं शायद असल में काम न करे, क्योंकि यूरोपीय संघ ने हंगरी को उस रूसी तेल की जगह लेने के लिए कई अलग अलग विकल्प दिए हैं। सबसे आसान विकल्प यह है कि हंगरी क्रोएशिया से एक छोटे रास्ते के जरिए वही तेल उसी कीमत पर ले सकता है। यूरोपीय आयोग गारंटी दे रहा है कि वह हंगरी की रूस से मिल रही पूरी मांग पूरी कर सकता है। और यही वजह है कि ओरबान घबरा रहे हैं, क्योंकि वे देख सकते हैं कि अमेरिका वास्तव में इस योजना के पक्ष में है। बस सुनिए कि नाटो में अमेरिका के राजदूत ने आज सुबह क्या कहा। तुर्की और स्लोवाकिया वे अभी भी रूसी तेल और गैस खरीदते हैं। वे एक योजना बनाएंगे और उस योजना को लागू करेंगे जिससे वे रूसी तेल और गैस पर निर्भरता खत्म कर सकें। और आप जानते हैं, हंगरी ने अपने कई पड़ोसियों के विपरीत न तो कोई योजना बनाई है और न ही कोई सक्रिय कदम उठाया है। और इसलिए हम उनके साथ काम करना जारी रखेंगे और हम उनके पड़ोसियों के साथ भी काम करना जारी रखेंगे, जैसे कि क्रोएशिया और अन्य देश जो उनकी मदद कर सकते हैं कि वे खुद को इससे दूर कर सकें। और अभी जानते हैं, जाहिर है कि आने वाले वर्षों में वह पाइपलाइन भी सबसे अधिक संभावना है कि बंद कर दी जाएगी। इसलिए हंगरी के दोस्तों को ज्यादा योजना बनानी होगी और हम उनकी मदद करेंगे। एक अच्छे सहयोगी बने, ऐसी योजनाएं बनाएं और लागू करें ताकि रूसी तेल और गैस पर निर्भरता न रहे। अब यह उनकी सबसे कम चिंता हो सकती है, क्योंकि हंगरी चाहकर भी जल्द ही रूसी तेल नहीं पा सकेगा। यह उस ड्रुजेबा पाइपलाइन से जुड़ा है जिसका उपयोग हंगरी रूस से तेल प्राप्त करने के लिए करता है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें 2022 में लौटना होगा, जब किसी ने विस्फोट किया था, पर हमें नहीं पता वह कौन था। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइनों को, ये पाइपलाइनें रूस से जर्मनी तक प्राकृतिक गैस ले जाने के लिए बनाई गई थीं। पिछले महीने ऐसा लगता है कि जर्मन अभियोजकों ने पोलैंड में रहने वाले एक यूक्रेनी व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जर्मन अभियोजकों के अनुसार वह 7 लोगों की टीम का हिस्सा था जिसने पाइपलाइन पर हमला किया था। अभियोजकों को उम्मीद थी कि पोलैंड की अदालतें उसे जर्मनी प्रत्यर्पित करेंगी ताकि मुकदमा चल सके। खैर, इस मुद्दे पर पोलैंड का फैसला सभी के लिए, हंगरी समेत, एक झटका था। खुद सुनिए कि जज ने क्या कहा। दूसरे शब्दों में, जब तक यूक्रेन और उसकी विशेष बल है,
दूसरे शब्दों में, अगर वह यूक्रेन और उसकी विशेष बल थी जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल था जिसकी तलाश की जा रही थी, जिसने दुश्मन की पाइपलाइन नष्ट करने के लिए सशस्त्र मिशन किया, उसकी कार्रवाइयां गैर कानूनी नहीं बल्कि उचित और न्याय संगत थीं। तर्कसंगत और न्याय संगत। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न्यायाधीश यह नहीं कह रहे कि आरोपी ने वास्तव में हमला किया था, क्योंकि फिर से अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है और उसे दोषी नहीं पाया गया है। लेकिन न्यायाधीश वास्तव में यह कह रहे हैं कि भले ही उसने हमला किया हो, तब भी वह पूरी तरह से उचित होगा। इस स्थिति में रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूक्रेन को रूसी संपत्तियों की रक्षा की कोई बाध्यता नहीं है। अब उस तर्क के आधार पर न्यायाधीश ने जर्मन प्रत्यर्पण अनुरोध को खारिज कर दिया और पुलिस अभियोजकों ने भी पुष्टि की कि वे न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। अब पोलैंड के उप प्रधानमंत्री के पास इस पूरे मामले को समझाने का मुझसे कहीं बेहतर तरीका है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। अगर कोई विदेशी आक्रांता देश पर बमबारी करे तो आप वैध रूप से जवाबी हमला कर आक्रांता की युद्ध वित्त पोषण क्षमता नष्ट कर सकते हैं। इसे आत्मरक्षा कहा जाता है। एक छोटी बात, पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सुवेर्स्कोव्स्की अब सिर्फ पोलैंड ही नहीं, पूरी दुनिया में मेरे पसंदीदा राजनेताओं में शामिल हो रहे हैं। वह बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत करिश्माई भी हैं, और इसके अलावा वह पुतिन को सार्वजनिक रूप से ललकारने से भी नहीं डरते। आप जानते हैं ये उपनिवेशवादी युद्ध करीब 1 दशक चलते हैं। ये तभी खत्म होते हैं जब आक्रांता ये मान लेता है कि वह जीत नहीं सकता, और आमतौर पर यह खत्म करने वाली टीम वही नहीं होती जो इसे शुरू करती है। वाह, मतलब आप कई सालों की बात कर रहे हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने 2014 या 2022 में शुरू किया था। आप रूस में शासन परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर आप रूस के इतिहास को देखें तो रूस ने कई युद्ध हारे हैं। क्रीमियन युद्ध, रूसो जापानी युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, 1920 में पोलैंड पर आक्रमण हार गया, अफगानिस्तान पर आक्रमण हार गया, और शीत युद्ध भी हार गया। और इन सभी में एक चीज समान है, रूस में केवल युद्ध के बाद ही सुधार हुए हैं, और वास्तव में सुधार केवल एक हारे हुए युद्ध के बाद ही होते हैं। असल में इस युद्ध में रूस की हार यूक्रेन, यूरोप और खुद रूस के लिए भी अच्छी होगी। अधिकांश मामलों में रूस में सत्ता परिवर्तन हुआ था। रूस जापान युद्ध के बाद, जिसे वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति टेडी रूजवेल्ट द्वारा समाप्त किया गया था। पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ निकोलस द्वितीय ने खुद को 12 साल का समय खरीद लिया। खैर, अब वापस मुख्य विषय पर आते हैं। इस संदेश की पुष्टि पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी बहुत ही काव्यात्मक तरीके से की थी। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम की समस्या यह नहीं है कि उसे उड़ा दिया गया, समस्या यह है कि उसे बनाया गया था। अब ऐसे संदेश और निश्चित रूप से पोलिश जज का फैसला हंगरी को डरा रहे हैं, क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की तरह हंगरी की भी एक पाइपलाइन रूस से आती है, जिसे पुतिन अपनी जंग फंड करने में इस्तेमाल करते हैं। यह पाइपलाइन कोई और नहीं बल्कि द्रुजेवा पाइपलाइन है, और उस हिस्से पर ध्यान दें जो बेलारूस से यूक्रेन होकर स्लोवाकिया और हंगरी जाता है। खैर, यही वह पाइपलाइन है जो ओरबान को बनाए हुए है, लेकिन पुतिन के लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। पिछले 3 सालों में उसने प्रतिबंधों के बावजूद अरबों डॉलर कमाए हैं। पुतिन के लिए यह प्रतिबंधों से बचने का अच्छा तरीका है। कुछ महीने पहले जब मैंने यह नक्शा देखा तो मेरा पहला सवाल था, यूक्रेन उस हिस्से को जो उसके देश से होकर जाता है बंद क्यों नहीं कर देता? खैर, इसका जवाब सरल है, यूक्रेन किसी को नाराज नहीं करना चाहता। यूरोपीय संघ को तो यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि यूरोपीय संघ उन्हें इसे बंद करने की अनुमति दे देगा, और यूरोपीय संघ ने वास्तव में ऐसा करने के लिए कई कानून पास करने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा हंगरी का वीटो ही है जो इस पाइपलाइन को बंद करने की योजनाओं को रोकता रहता है। खैर, अब ऐसा लगता है कि नए पोलिश फैसले के आधार पर
हंगरी के अधिकारी इस पाइपलाइन को चालू रखने को लेकर थोड़े चिंतित हैं। देखिए हंगरी के विदेश मंत्री कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब उन लोगों के लिए जो ट्विटर से परिचित नहीं हैं, पहला ट्वीट पोलिश प्रधानमंत्री ने किया जिसमें बताया कि अदालतों ने प्रत्यर्पण अनुरोध खारिज किया। इस पर हंगरी के विदेश मंत्री जवाब देते हैं, कहते हैं शर्मनाक। पोलैंड के मुताबिक अगर यूरोप में कोई बुनियादी ढांचा पसंद नहीं है तो आप उसे उड़ा सकते हैं। साथ ही वे यूरोप में आतंकी हमलों की पहले से अनुमति देते हैं। पोलैंड ने आतंकवादी को रिहा कर उसका जश्न मनाया। यूरोप में कानून का स्तर अब यही है। अब मेरा संदेश हंगरी के विदेश मंत्री के लिए सीधा है। अगर वे सच में आतंकवादियों से नफरत करते हैं तो अपने प्रधानमंत्री को क्रेमलिन में आतंकवादी से मिलने से रोकें। लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, अगर हंगरी के विदेश मंत्री यह वीडियो देख रहे हैं, पोलिश जज यह नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ भी और सब कुछ उड़ा सकते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई देश पर हमला करे तो उसकी वित्तीय संपत्तियों को निशाना बनाना आत्मरक्षा है। और सिर्फ यह स्पष्ट करने के लिए, अगर हंगरी के विदेश मंत्री के पास सारी जानकारी नहीं है तो यह हमला पोलैंड की जमीन पर नहीं हुआ था। नॉर्ड स्ट्रीम को अंतरराष्ट्रीय झलक क्षेत्र में उड़ाया गया था। यूक्रेन और यूक्रेनी नागरिकों को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। मैं यह नहीं कह रहा कि इस आदमी ने किया है, लेकिन अगर किया भी हो तो समझ में आता है। और साथ ही मैं कोई वकील नहीं हूं या कुछ भी नहीं, तो मैं इसकी कानूनीता पर बहस नहीं करने वाला हूं। लेकिन नैतिक रूप से देखें तो रूस यूक्रेन के बच्चों को किंडरगार्टन में मार रहा है। हमारे पास इसका वीडियो है। रूस यूक्रेन के अपार्टमेंट्स और वृद्धाश्रमों पर हमला कर रहा है। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से उचित है कि यूक्रेन उन सभी चीजों को नष्ट कर दे जिनका इस्तेमाल रूस उन मिसाइलों और ड्रोन को फंड करने के लिए कर रहा है। और सोचिए क्या हंगरी के चुनाव 6 महीने में हैं। मुझे लगता है ओरबान और उनके विदेश मंत्री को जानकर हैरानी होगी कि हंगरी के नागरिक भी मुझसे सहमत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।